हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का मतलब रोटेशनल मोशन का लेक्चर 2 और सेंटर ऑफ मास का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में बेसिक्स जाना था कि एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होता क्या है। रोटेशनल मोशन के बारे में जाना था कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, कि रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे। तो जिस बच्चे ने भी रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 नहीं देखा है, जा करके देखेंगे, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो बाबू, आज हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब किसी भी बॉडी को अगर बैलेंस करना है, मतलब उसका नेट टॉर्क जीरो करना है, तो वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जहां पे किसी बॉडी का नेट टॉर्क जीरो, मान लो कोई बॉडी है ये, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? जहां पे ये बैलेंस हो जाएगा, जहां पे इसका नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। जब नेट टॉर्क जीरो, तो ये रोटेट करेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो यहां पे मान लो यहां पे इसका नेट टॉर्क जीरो है, मतलब यहां पे ये बैलेंस है, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हम लोग देखेंगे दो दो सेंटर ऑफ मास, मतलब दो बॉडी ऐसे होते हैं, पहला डिस्क्रीट बॉडी का और दूसरा कंटिन्यूअस बॉडी का। चलिए आज के लेक्चर को हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो बाबू, आज का जो लेक्चर है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना बाबू, वो सेंटर ऑफ मास पढ़े थे। हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास मतलब किसी बॉडी का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, किसी बॉडी का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। चलिए, कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेंटर ऑफ मास को जाना था, पीओएम, मतलब सेंटर ऑफ मास, पीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास के केस में? नेट टॉर्क कितना होगा बाबू? जीरो होगा। इस केस में बॉडी किस में होगा बाबू? इक्विलिब्रियम में। नेट टॉर्क जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। टॉर्क का यूज कब हम लोग करते हैं? रोटेशनल के केस में। रोटेशनल के केस में हम लोग टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो करेंगे। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो वहां पे टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। मान लो कोई बम ब्लास्ट हुआ, यहां पे बम रखा था, बम ब्लास्ट किया, तो क्या हुआ? थकचा थकचा उड़ा। यहां पे मान लो कोई बम था, ये बम था, ये क्या किया? ये ब्रास्ट किया। बम क्या किया? ब्रस्ट ब्रस्ट किया, और ब्रस्ट किया तो ये फेंका गया। इसका हर एक पॉइंट, कोई यहां, 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 फेंका गया। तो अलग अलग जगह इसका टुकड़ा मिला, बम जो ब्रास्ट किया। लेकिन अगर कोई इसका बोलेगा सेंटर ऑफ मास, तो मान लो इसका सेंटर में है सेंटर ऑफ मास, इसका सीओएम है सेंटर में। तो क्या क्या जब ये फटा, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हुआ होगा? नहीं सर, ये सेंटर ऑफ मास इसका जहां था वहीं हुआ। सेंटर ऑफ मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फटा, ये इंटरनल फोर्स के कारण बर्स्ट जो किया, किसके कारण किया? इंटरनल बर्स्ट जो किया, ये किसके कारण किया? इंटरनल फोर्स के कारण। किसके कारण बाबू? इंटरनल फोर्स। तो ब्रस्ट जो किया किसके कारण किया? इंटरनल फोर्स के कारण वो ब्रस्ट किया। जी सर। तो यहां पे लिख लेना एक पॉइंट कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, कांट इफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से कोई प्रभाव नहीं होता है ये सेंटर ऑफ मास। सर समझ में आया? समझ गए? तो जब हम लोग छोटे छोटे बॉडी का बात करते हैं, लेकिन मान लो कि बहुत सारा बॉडी है, बहुत सारा ईटा है, एक ईटा का बात करेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा नहीं है। लेकिन अगर मान लो बहुत सारा ईटा है, एक बार में अगर बहुत सारे ईटे का अगर सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल को निगलेक्ट करेंगे, इंटरनल हमको नहीं चाहिए। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए किसी बॉडी पे सेंटर ऑफ मास, किसी सिस्टम पे निकालने के लिए मेरे को इंटरनल फोर्स की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दैट कि इंटरनल फोर्स उस पर लग रहा है, हमको भूल जाना है।
बस देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए तो याद रख लेना, सेंटर ऑफ मास कांट इफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्स। क्लियर है? अरे समझ रहे हो कि सर समझ रहे हैं? चलिए इधर देखिए, अब इधर आइए। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, मान लो कि कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यहां पे बहुत सारे बॉडी रखे हुए हैं, बहुत सारा बॉडी रखा हुआ है, एक बॉडी, दूसरा बॉडी, और ये तीसरा बॉडी, बहुत सारा बॉडी रखा हुआ है। सबको हम लिख देते हैं, ये मान लो हमारा M1 मास का है, ये M2 मास का है, और ये M3 मास का है। यहां से दूरी मान लो इसका R1 है, इसका मान लो R2 है, और इसका मान लो R3 है। क्लियर है ना? अब मेरे को पूछा जाएगा कि सर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो तीनों को हम लोग एक सिस्टम मान लेंगे, तीनों मास को हम एक सिस्टम मान लेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और फिर हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम सिस्टम मान के फाइंड करेंगे इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब RCOM। RCOM का मतलब क्या होता है बउआ? पोजीशन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? तो लिखोगे तो मास है M1 और जो इसका दूरी है R1 प्लस M2 जो इसका दूरी है R2 प्लस M3 जो इसका दूरी है R3 डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ऐसे करके तुम फाइंड कर लोगे, ऐसे करके तुम फाइंड कर सकते हो। जी सर कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग इस पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो इस तरह का बॉडी है, इस तरह का एल लेंथ का बॉडी है, इसमें बहुत सारे मतलब एल लेंथ का बॉडी है, इसका मास मान लो m है, मास m है। अब इसका पूछ रहा सेंटर ऑफ मास, अब इसका पूछ रहा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे बताओ? इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? मान लो ये बॉडी है, रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो दूरी कहां से लोगे? तो याद रखना इसके सेंटर से दूरी लेना है। कितना हो जाएगा? L/2। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो दूरी इसके सेंटर से लोगे कितना हो जाएगा? L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एक्स में कि वाई में? तो सर कोऑर्डिनेट बनाइए आप एक, ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बनाए ना, और ऊपर मान लो वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? एक्स में। किधर होगा? एक्स में। तो क्या होगा? एक्स जो है क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? इसका सेंटर ऑफ मास कैसे होगा? इसका टोटल मास क्या है? m है ना, और इसका टोटल दूरी क्या है? L/2 है ना, L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास है m। तो m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? L/। तो वैसे भी हम बता दिए थे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में। कहाँ होगा? सेंटर में होगा। क्लियर है ना? क्योंकि एक समान मास है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक समान मास है, हर जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे पे एक डिस्ट्रीब्यूट है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर ये मोटा है इधर पतला है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर मान लो पूरा का पूरा पतला है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक समान मास। इसका सेंटर ऑफ मास क्या आया? L/2। तो हम लोग समझ गए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मास होगा, कोई बॉडी होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में होगा। हम लोगों का क्या बीच में होगा? सर इधर कहीं कम इधर कहीं ज्यादा, तो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, मेरे को फाइंड करना होगा। ठीक है ना? याद रख लेना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जहां पे नेट टॉर्क 0 होगा। क्लियर है? समझ गए? चलिए अब ये क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बउआ? ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड लेंथ क्या है? 1 मीटर है, इज बेंट एट 90 डिग्री। फिगर देखो कैसा है, मतलब एक रॉड है, कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड है, एक समान मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म है। तो चलिए सर इसका लेंथ क्या है? मान लेते हैं लेंथ है ए दिया 1 मीटर। अब इसको बेंट कर रहे हैं, 1 मीटर दिया है, इसका ये सेंटर है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं होगा, होगा ना?
यहाँ पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जी सर होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब आधा मीटर पे होगा सेंटर ऑफ मास। चलिए क्या किया है, इसको अगला प्रोसेस करते हैं, इसको बेंड कर दिया गया, कर दो, चलो मोड़ दो, चलिए बेंड कर दिए हम लोग, तो ये अब क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, 90 डिग्री से बेंड किए हैं, ठीक है सर, कर दिए इस बेंड एंड सो दैट इट्स फॉर्म टू आर्म ऑफ इक्वल लेंथ है L/2 द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बेंड। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहले तो हम निकाल लिए अकेला था, अब ये दो बार हो गया, दो बॉडी बना, अब ये सिस्टम हो गया, क्या हो गया एक सिस्टम हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बेंट रॉड, अब एक सिस्टम हो गया। अब गौर करना, अब किधर होगा सेंटर ऑफ मास, अब इसका सेंटर तो यही है यूनिफॉर्म, इसका सेंटर तो कहीं यही है, अब सर किधर होगा मेरे को फाइंड करना होगा, जी सर फाइंड करना होगा, तुम पहले निकालो XCM, एक्स में किधर होगा और तुम निकालोगे YCM, Y सेंटर ऑफ मास, क्लियर है। अब गौर करना, अगर मान लो इसको एक्सिस मान लेते हो, और ये वाला हो गया Y एक्सिस और ये वाला हो गया X एक्सिस, तो हमको बताओ यही मास है ना, यही यूनिफॉर्म मेटल रॉड बेंट, तो अगर मान लो इसका मास m था तो आधा आधा बटा ये m/2 हो जाएगा, ये भी m/2 हो जाएगा, क्लियर है, जी सर क्लियर है। अब एक बात बताओ, तो एक्सियम क्या निकालेंगे, x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो x1 में x में कितना है 1 वाला, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो यहां पे ओरिजिन से मतलब सेंटर से लेना एकदम सेंटर, यहां से पूरा दूरी मत ले लेना, सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो दोनों सिस्टम हो गया, इसका तो सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, लेकिन ये सिस्टम हो गया है, अब सिस्टम का टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, तो इसके दूरी कितना L/2, तो ये यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा L/, टोटल L/2 है, ये L/4 हो जाएगा, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा L/4, तो ले लो x1 क्या है L/4, m1 क्या होगा m/2 प्लस x2 क्या है L/, अब ये तो y में है, ये तो x में तो 0 है, यहाँ पे ओरिजिन मान लोगे तो कामा 0, ओरिजिन मान लोगे तो इसका तो y में ही है, x में तो 0 है, तो ये वाला हटाओ, ठीक है बोलो, तो क्या करोगे m/2 तो मास 2 है, लेकिन इधर 0 है, x में 0 है, टोटल मास जोड़ोगे तो m ही आएगा। अब निकालो तो कितना होगा, ये तो गया, क्या हुआ, ये हो जाएगा 4 × 8 ml, क्या हो जाएगा सर XCOM, क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ml बट्टा 4 × 8 m, m से m कट गया, ये आया L/8, तो x में सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर, कहीं ना कहीं यहीं पे होगा L/8, जी सर। अब y का निकालो, ये समझ में आ गया ना बाबू, कैसे निकालोगे, अकेला था, सेंटर ऑफ मास कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में होगा, अब बेंड कर दिए, दुकेला हो गया, मतलब सिस्टम हो गया, अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तुमको फाइंड करना है, क्लियर है ना रे बउआ, अब सिस्टम का तुमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, चलिए सर समझ गए सर, तो ये नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम इसको मिटाएंगे, मेरे को दिक्कत हो रहा है, चलिए मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, चलिए अब ये, अब देखो, चलिए अब हमको क्या निकालना रे बउआ, YCOM ना रे, जी सर, तो क्या था, बेंड कर दिए थे, ऐसे किए थे, ये बेंड था रॉड, ये रॉड मेरा था, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/4 पे, इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास L/4 पे, दोनों सिस्टम होगा, कहीं ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो एगो तो निकल गया L/8 XCOM, अब y निकालना बाकी है, तो y निकालो, तो क्या हो जाएगा m1, ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड है, तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, अब गौर करना m1 कितना है सर m/2 होगा, लेकिन y1 ये y में है क्या सर, ये x एक्सिस में है, ये x एक्सिस है, ये x में है,
तो ये x में है मतलब y में 0 है, प्लस m2 m/2, ये y में क्या है l/4 है ना। ये y में यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है ना l/4 y में है, ये तो x में था। क्लियर है। डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, तो ये तो गया 0, ये हो जाएगा वही आएगा, तो y qm भी आएगा l/8, क्या आएगा l/8। तो l/8 कॉमा l/8 l/8 कॉमा l/8 कॉमा l/8, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है। अकेला अकेला दुकेला अकेला अकेला दुकेला, अकेला है तो बीच में, अकेला है तो बीच में, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक समान मास है। तो अगर दुकेला है तो फिर मेरे को फाइंड करना होगा, तब वो सिस्टम बन गया। ठीक है ना जी सर, समझ गए, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चले आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट, किसी यूनिफॉर्म लेंथ वायर एल को बेंट कर दिया वी शेप में, एज ऑन द डिस्टेंस ऑफ इट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स। मतलब एक लेंथ ये है, बेंट किया है, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा l/2, ये भी टोटल लेंथ क्या हो जाएगा l/2। ठीक है सर, इस रॉड का कहीं सेंटर ऑफ मास बीच में होगा जी सर, होगा, यूनिफॉर्म है ना, करो ना, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है ना। इसका कहीं सेंटर ऑफ मास बुआ बीच में होगा, कितना लेंथ पे होगा l/4 लेंथ पे होगा। इसका कहां पे होगा l/4 लेंथ पे होगा। ठीक है सर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस दोनों का सिस्टम मान लो, इस दोनों को सिस्टम मान लो, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। अब यहां से लेके यहां तक का बीच का दूरी पूछ रहा है। क्लियर है ना। देखो तो बता दो, ये दूरी तुमसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, l/4 है, ये थीटा है, ये l/4 है, ये थीटा है, ये भी l/4, ये l/4 है, ये भी थीटा है, तो कैसे सॉल्व करोगे। अरे मतलब देखो इधर, एक बात देखो, गौर करो, एक बात देखो, ये 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ किए 30 डिग्री बनेगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा l/4 cos 30 डिग्री, और l/4 cos 30 डिग्री √3/2 होता है ना, होता है ना। तो √3 l/8 कितना हो गया, √3 l/8, √3 l/8 है क्या, √3 l/8, √3 l/8, एल का वैल्यू भी दिया है, एल है, √3 l/8। क्लियर है, समझ गए, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे ना रे जी सर, सीखे सेंटर ऑफ मास निकालना। चलिए आगे आइए, अब आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब अलग अलग जगह मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनाइट मासेस। मतलब क्या है डिस्क्रीट सिस्टम में, कि फाइनाइट मासेस, फाइनाइट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनाइट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, 5 मास 10 मास 2 मास अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग दूरी पे। तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो यही है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका हमने सीखा है, निकालने का सीखा हमने, मतलब निकालने का जो तरीका है ना बउआ, वो तो हम सीख के रखे हैं। डिस्क्रीट मास से सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और बहुत सारा हो सकता है, डॉट 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 mn rn। क्लियर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। क्लियर है। अब इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, मतलब आसान भाषा में, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, इसको छोटा करने के लिए क्या लिखेंगे, r तो m बराबर समेसन mi ri। अब i का वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, i का मान n तक कुछ भी हो सकता है, i का मान 1 से लेके i का मान n तक कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय समेसन mi, i का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है,
तो ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब इस बड़ा सा वर्ड को छोटा सा में लिख दिए, इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़, समेशन, जोड़, समेशन, ठीक है ना जी सर? इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। तो इसी चीज को हम लोग इस शॉर्टकट में लिखे हैं, इस छोटे से फॉर्मेट में लिखे हैं। आई का मान 1, 1 होगा तो 1 रखो, इधर भी 1 रखो, 2 n तक जाओ, जहां भी जा सकते हो। क्लियर है? अब RCUM पोजीशन 3 में हो सकता है, या तो x में हो सकता है, या तो y में हो सकता है, या तो उसका सेंटर ऑफ मास z में हो सकता है। पोजीशन तो तीनों में हो सकता है ना जी सर? तो तीनों के लिए तुम निकाल सकते हो ना। x में होगा तो निकालोगे XCUM। क्या निकालोगे? XCUM क्या होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। या तो YCUM निकाल सकते हो, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है ना बउआ? अब तुम ZCUM निकाल सकते हो, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस। तो ऐसे करके तुम फाइंड कर सकते हो, ऐसे करके तुम फाइंड कर सकते हो XCUM, YCUM और ZCUM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे करके तुम फाइंड कर सकते हो किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम का। ठीक है ना? समझ गए ना जी सर? समझ गए? चलिए, तो हम लोग ये समझ गए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे मासेस है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, फाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है। अब देखो 4 पार्टिकल मास m प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है रे बउआ। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो ये हमारा, इसको एक रेफरेंस मान लो, इसको मान लो x मान लो, और इसको मान लो y। अब गौर करना, ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 0,0। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कितना दूरी है ये, लेंथ कितना इसका l है, ये हो जाएगा 0,l। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुमको, ये आगे भी है और इधर भी l,l, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l,0। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, मतलब दूरी पता चल गया डिस्क्रीट पार्टिकल का। ठीक है सर? तो निकाल लो इसका XCUM और इसका YCUM। XCUM क्या निकलेगा? पहले इसका निकालो, इसका तो 0 है, चलो प्लस का निकालो 3m, x में कितना है l, और भी है वो वाला कि ये तो 0 है, ये भी x में 0 है, वो वाला कितना है वो l m गुने l प्लस 0 डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस 3m प्लस 4m प्लस 2। क्लियर है? तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3ml प्लस 2ml डिवाइडेड बाय 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10m। तो ये हो जाएगा 2 3 5 ml बट्टा 10m, m से m कट गया, 5 दूनी 10, l/2। XCUM क्या आया इसका? l/2। l/2 तो कहीं यहाँ पे होगा l/2, ये तो x आया। अब y में देखते हैं, ये y में कितना आया, YCUM निकालो। ये क्लियर है जी सर? क्लियर है? चलिए मिटाइए। अब इसका हम y निकालते हैं, इसका हम YCUM निकालते हैं। क्या निकालेंगे रे बउआ? YCOM। तो YCUM इसका तो 0 ही होगा, प्लस इसका निकालो 4m, दूरी कितना y में l है, प्लस इसका निकालो 3m, y में तो 0 है, प्लस इसका निकालो 2m, y में भी l है। क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है। डिवाइडेड बाय टोटल मास, m है प्लस 4m है प्लस 3m है प्लस 2m। क्लियर है ना? चलिए,
तो निकालोगे YCOM कितना निकल के 0 आ गया 4 ml प्लस ml डिवाइडेड बाई 10 m 4 और 2 6 ml बाई 10 यही होगा क्या m देख लो एक बार ये वाला 4m और ये वाला 2 4 और 2 6 बाकी सब तो 0 तो m से m कट गया कितना आएगा ये आएगा तुमको 2 3 जा 6 2 5 जा 10 ये आएगा 3l बाई 5 3l बाई 5 तो ये l बाई 2 कॉमा 3l बाई 5 इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है ना समझ गए ना जी सर परफेक्टली समझ में आ गया चलिए बहुत ही बढ़िया है समझ में आ रहा है बस यही काफी है मेरे लिए आप लोग समझ रहे हैं बस मेरा यही फोकस है कि आप लोग को आना चाहिए बहुत बेहतरीन ढंग से क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तुम कुछ भी चीज जब तक तुमको पता नहीं चलेगा जब तक तुम फील नहीं लोगे फिजिक्स में एक्चुअली होता कैसे है डिस्क्रीट किसको बोलते हैं कंटिन्यूअस किसको बोला जाता है फिर मजा नहीं आएगा फिजिक्स में ठीक है ना इसका देखो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर लोकेट द सेंटर ऑफ मास ये सिस्टम दिया है बहुत सारे पार्टिकल्स है डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या बनाया सिस्टम बनाया है चलिए सर अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो ये m है दूरी l अब मान लो एक्सिस मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ है ठीक है सर मान लेते हैं ट्रायंगल कितना भुजा बनाता है एक भुजा 60 डिग्री ठीक है सर मान लेते हैं चलिए तो कैसे निकालोगे इसका XCOM पहले निकालो कैसे निकालोगे तो ये पार्टिकल x में कितना है ये वाला x में कितना है l/2 ये वाला x में कितना है टोटल l है ठीक है एक मिनट क्या कैसे हुआ ये वाला तो x में 0 है ना यार ये ना l है और ये वाला x में कितना है ये कैसे निकलेगा सर यहां से लेके l है तो एक बात बताओ इधर हो जाएगा x में ये y में 2 कंपोनेंट होगा ऊपर हो जाएगा l sin 60 l cos 60 जी सर ये हो जाएगा बेहतरीन समझ गए ये तो हो जाएगा l का कंपोनेंट l cos 60 l sin 60 अब तुम एक्सियम निकाल लेगो इसका तो 0 होगा प्लस 3m का निकालो 3m l cos 60 होगा ना ये यहां से एंगल पे गया l पे इधर क्या हो जाएगा l cos 60 चलिए सर ठीक है हम भी समझ गए और उसका तो हो जाएगा प्लस 2m इंटू l टोटल मास जोड़ दो m 2m अब प्लस 3m कितना हो गया ये हो जाएगा 3m l भी है ना 3ml और cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2ml डिवाइडेड बाय 2 एक 3 6m तो कितना होगा ये हो जाएगा तुमको 3ml/2 3ml/2 अब प्लस में है वो 2ml कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 2 होगा और ये हो जाएगा 3ml प्लस 4ml हो जाएगा 7ml/2 तो लिख लो 7ml/6 m से m कट गया ये होगा 7l/12 7l/12 कितना हो गया XCOM क्या हो गया 7l/12 क्लियर है 7l/12 समझ गए अब YCOM तुम निकाल लो तो y में दूरी क्या लोगे l sin 60 ये तो y में है नहीं ये तो y में है नहीं बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सर समझ रहे हैं तो याद रख लो y में सिर्फ ये है
वाई स्वीम आराम से निकल जाएगा, बाकी सब तो जीरो है वाई में, तो निकाल लो। वाई स्वीम निकालना हो तो सिर्फ ये होगा, इसका मास रखो 3m गुना एल, साइन 60 कितना होता है रे बउआ, √3/2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा 6m आएगा। बाकी तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। चले आगे, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, बस इतना ही कहेंगे, आप लोग फोकस होकर के बढ़िया से मेहनत करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। आज मेहनत कर लोगे कल सफलता मिलेगा। ये मेरे को नहीं जानना है कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रहा है, दुनिया तो बहुत कुछ बोलता है लेकिन मेरे को अपने काम पे फोकस रखना है, मेरे को अपने काम पे फोकस रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है और फिगर 3 ये है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, बहुत आसान है। सेंटर ऑफ मास अब हम लोग सीख चुके हैं। एक मास यहां है, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, सारा का सारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो मास m1 है, इसका दूरी तो 0 होगा एक्स पे, इसका दूरी यहां से यहां तक l दिया है और इसका दूरी यहां से यहां 2l है, लेकिन टोटल दूरी क्या हो जाएगा 2l अब प्लस l। चलो पहले देख लेते हैं, बनाते हैं। चलो बताओ तो सेंटर ऑफ मास x ही निकलेगा, x cm। इस वाले का तो 0 होगा, ये तो इसी एक्सिस ओरिजिन पे है 0,0। इसका क्या होगा, इसका मास है 2m और इसकी दूरी क्या l है, प्लस इसका मास क्या है 3m, मास 3m और ओरिजिन से कितना है 2l और एक l 3l, क्या है 3l है ना। डिवाइड बाय टोटल मास कितना है m 2m 3m 6m, टोटल कितना होगा 6m। तो कितना हो जाएगा ये तो हो गया 0 2ml और ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 11 11 ml बाई m से m कट गया 11 l/6 का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 11 l/6। उसी प्रकार जिसका बनाओ, इसका तो सेंटर ऑफ मास होगा 0, एक्स सी एम निकालोगे, इसका तो हो जाएगा 0, इसका दूरी d2 ले लो m2 d डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, क्या आ जाएगा m2 d बट्टा m1 प्लस m2। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग ही नहीं लगाना। इसका y स्वीम निकालोगे, y एक्सिस में है, इसका निकालोगे y सेंटर ऑफ मास, तो इसको ओरिजिन मानो, ये 0,0, इसका तो 0 है, प्लस ये कितना l है और ये कितना 2l है टोटल, ये सिर्फ यही l मत लोगे, टोटल दूरी लोगे l प्लस l, तो निकल जाएगा मेरे को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। क्लियर है जी सर, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे अब आते हैं यूज ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हम बायोलॉजी में मोर्फोलॉजी में आपको बताए थे, रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आधा आधा बराबर, अगर इसको काटेंगे तो बराबर दो भाग में बटेगा, इसको सिमेट्री कहते हैं। अगर एक्स में काटोगे तो बराबर बराबर अगर है तो एक्स में काटो, अगर वाई में भी बराबर बराबर है काटने पे तो वाई में काटो, जिधर भी सिमेट्री मिले बराबर बराबर। सिमेट्री का मतलब बराबर भाग में काटना। अगर हमको काटेगा ऐसे ऐसे कट पाएंगे क्या, ऐसे काटना होगा, तो हम लोग क्या है बायलैटरल सिमेट्री। क्या है बायलैटरल सिमेट्री, एक ही बराबर भाग में बटेगा, इधर और इधर बराबर है, एक बार काटेंगे तो ये क्या वाई एक्सिस में काटे हैं, एक्स एक्सिस में काटेंगे तो मेरे को कुछ मिलेगा क्या, सिमेट्री बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो वही होता है सिमेट्री, बराबर बराबर भागों में बांटना, यही कहलाता है सिमेट्री। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो चलिए देखिए सिमेट्री में इफ पहला क्या है, पहला सिमेट्री में दो तरह का सवाल आएगा, या तो एक्स में भी बराबर कटेगा और वाई में भी बराबर कटेगा, दो तरह से कटेगा, या सिर्फ एक एक्सिस में कटेगा। चलिए देखते हैं। इफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और यूनिफॉर्म बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस में अबाउट बोथ एक्सिस, एक्सिस मतलब वाई में काटोगे तो फिर भी बराबर और एक्स में काटोगे तो फिर भी बराबर, और जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा।
जहां पे y से काटे यहां पे बराबर बराबर भाग में बटा x में भी काटे और इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको काटो, ये काटे ये काटे, कटा बराबर, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। इसको काटोगे, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे तुमको मिलेगा सेंटर ऑफ मास। तो x में भी कट गया, ये y है ये x है, दोनों में बराबर कट गया। तो ये पहला है तरीका डिटरमाइन करने का कि सेंटर ऑफ मास, देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास। पर आप पता चल गया क्या कर, एट लाई द इंटरसेक्शन सिमेट्रिकल एक्सिस देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का जरूरत ही नहीं है। पता चल गया कि इसका जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है ना। चलिए इस तरह का सवाल भी आएगा, क्वेश्चन आएगा, आ सकता है आगे। इस तरह ये क्या है दूसरा, वही चीज एक एक्सिस में। मान लो इसको काटे, ऐसे काटेंगे सिमेट्री नहीं होगा, ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री होगा। तो इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री होगा। क्या रहे हैं, हाँ है, तो ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री होगा। अब इसका देखो, अब इसमें कैसे काटोगे तुम, एक ही ऑप्शन है, ऐसे काटेंगे एक्स की तरफ तो ही सिमेट्री होगा। एक ही एक्सिस है, वाई, वाई में तो काटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे करके ऐसे काटे सिमेट्री होगा। इस फिगर को कैसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो सिमेट्री नहीं होगा, ऐसे काटोगे तो सिमेट्री होगा, वाई में काटोगे तो। इस फिगर को कैसे काटोगे रे बउआ, ऐसे काटोगे तो कोई सिमेट्री नहीं मिलेगा, ऐसे काटोगे तो सिमेट्री मिलेगा। ठीक है ना। तो ये चीज हम सिमेट्री का रूल देख लिए। ठीक है सर, समझ गए। तो क्या लिखा हुआ है, इफ एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सेंटर ऑफ मास लाई ऑन दैट एक्सिस। और इसका सेंटर ऑफ मास, मान लो इधर कट गया, इधर नहीं कटा, तो इस एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे होगा, इसी वाले ही एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। उसी प्रकार से इसी वाले एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जिधर सिमेट्री है इस वाले ही एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इस वाले एक्सिस पे नहीं, इस वाले पे नहीं। उसी प्रकार से इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेंगे तो पता चलेगा, इस वाले एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास नहीं करेगा। क्लियर ना। तो पहला वाले सिमेट्री से हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जहां पे दोनों कट करेगा वहीं होगा। लेकिन इस वाले में एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरे को यह पता चल रहा है कि किस एक्सिस पे होगा सेंटर ऑफ मास, किस एक्सिस पे होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, समझ गए जी सर, समझ गए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। टू आइडेंटिकल रॉड ईच हैविंग मास m, लेंथ l इज कनेक्टेड। अब बताओ ये कौन सा सिमेट्री है, एक ही एक्सिस पे कटेगा, ये कटेगा तो इसी एक्सिस पे होगा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं, ये भी एक ही एक्सिस में कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा तो यहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं। ये इसका निकालोगे तुम एक्स सी यू एम, क्या निकालोगे रे बउआ, इसका तुम निकालोगे, इसका तुम निकालोगे एक्स सी यू एम, एक्स का सेंटर ऑफ मास, इसका तुम निकालोगे वाई सी यू एम, वाई के एक्सिस पे। अब इसका सिमेट्री क्या होगा, इसका सिमेट्री ये होगा, मतलब इसका निकलेगा वाई सी यू एम। इसका सिमेट्री क्या होगा सर, इसका तो कोई सिमेट्री ही नहीं दिख रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास, मान लो इस बॉडी का सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा। तो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा एक एक करके, क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। बच्चों आज हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर को और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, बढ़िया से पढ़ोगे, दुनिया का एकदम, दुनिया को ऐसे करके देखोगे एकदम पर्दा झांप के कि दुनिया में क्या चल रहा है मेरे को नहीं जानना है। अभी मेरे को 4 महीना है, जम करके पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेके बैठेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्शन लेंगे। ठीक है ना। चलिए देरी नहीं करते हम लोग, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।